दोस्तों, आज आप सुनेंगे ब्योमकेश बख्शी सीरीज की अगली कहानी, बंगाली में जिसका नाम है खूंजे खूंजे नारी। हिंदी में इसे नाम दिया गया है अदृश्य वसीयत। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। ब्योमकेश कुल मिलाकर 15 सालों से रामेश्वर बाबू को जानते थे। वो एक अलग बात है कि इन 15 सालों में हम कुल मिलाकर शायद उनसे 15 बार भी नहीं मिले होंगे। पिछले 5 सालों या इससे कुछ अधिक टाइम से तो हम बिल्कुल ही नहीं मिले थे, लेकिन साल में 2 बार ये सज्जन हमारे पास स्मरण पत्र जरूर भेजते थे, ये बताने के लिए कि वो हमें भूले नहीं हैं। बंगाली न्यू ईयर और दशहरे जैसे उत्सवों पर तो वो ब्योमकेश के पास ग्रीटिंग कार्ड भी जरूर भेजते थे। रामेश्वर बाबू एक धनी मानी आदमी थे। शहर में वो कम से कम 8 मकानों के मालिक थे और उनके पास अच्छी खासी नकदी भी थी। उन मकानों से आने वाले किराए से उनके खजाने में लगातार बढ़ोतरी ही होती रहती थी। उनके परिवार में उनकी दूसरी पत्नी कुमुदिनी और पहली पत्नी से पैदा हुए 2 बच्चे, पुत्र कुशेश्वर और पुत्री नलिनी थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो बहुत ही खुशमिजाज आदमी थे और उनका हास्य विनोद का भंडार बहुत ही विशाल था। वो खुद तो हंसते ही थे, उन्हें दूसरों को हंसाने में भी बड़ा मजा आता था। उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अगर वो किसी को सचमुच अच्छी तरह जान लेते थे तो वो उसे कभी भी अपने मन से भूलने नहीं देते थे। ब्योमकेश से उनकी मुलाकात हुई थी उनके घर में हुई एक छोटी सी चोरी के मामले में। ये घटना एक बड़े ही विनोदपूर्ण तरीके से खत्म हुई थी, लेकिन तब से वो ब्योमकेश को दिल से याद करते थे। कुछ मौक़ों पर उन्होंने हमें अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित भी किया था। उम्र में वो हम लोगों से काफ़ी बड़े थे और पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। आज मैं आपको उनका आखिरी ओरिजिनल चुटकुला सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना कुछ साल पुरानी है। उस समय देश में ऐसा कानून लागू नहीं था जो किसी बेटी को उसके पिता की संपत्ति में बराबर का वारिस बनाता हो। ये घटना उस दिन से जुड़ी है जब बंगाली न्यू ईयर मनाया जाता है। उस दिन दोपहर के बाद रामेश्वर बाबू का पत्र हमारे पास पहुंचा था। जिस लिफाफे में वो पत्र भेजा गया था वो काफ़ी मोटा था और चमड़े का बना हुआ था। उसके ऊपर नाम और पता बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। ब्योमकेश ने जैसे ही उसे उठाया, उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। ये बात मैंने पहले भी कई बार देखी थी कि रामेश्वर बाबू का नाम मन में या जबान पर आते ही लोगों के होठों पर मुस्कान फैल जाया करती थी। ब्योमकेश ने लिफाफे को चीरकर सावधानी से पत्र को बाहर निकाला। महंगे कागज पर उनके नाम वाला लेटर हेड छपा हुआ था और उसे 2 बार मोड़ा गया था। चिट्ठी बहुत ही साफ हैंडराइटिंग में और सधे हुए अक्षरों में लिखी गई थी। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि लिखने वाले की आयु 90 वर्ष के करीब होगी। पत्र में लिखा था, ब्योमकेश बाबू, आपको और अजीत बाबू को आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं। आपकी बुद्धिमत्ता चंद्रमा की तरह हर एक बीतते दिन के साथ लगातार बढ़ती जाए और अजीत बाबू की लेखन शैली मोर के पंख पर बनी चमकदार बिंदी की तरह लगातार चमकती रहे। अब मैं अपनी अंतिम यात्रा पर अवश्य ही निकलूंगा, इसीलिए आपसे विदा लेता हूँ। यमराज ने मेरे लिए अपना बुलावा भेज दिया है और वो जल्दी ही आकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। उनके दूतों के मुझे पकड़ने से पहले ही मैं अपनी स्वर्ग की यात्रा पर निकल चुका होऊंगा। मेरे लिए दुख की बात यह है कि अगले नए साल पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं भेजने के लिए मैं मौजूद नहीं रहूंगा। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को अपनी मौत से पहले ही बांट दिया है। कृपया इस बात को सुनिश्चित करें कि मेरी आखिरी इच्छा का सम्मान हो। मुझे आपकी अक्लमंदी पर पूरा भरोसा है। अब विदाई। आप मेरे इस पत्र को हल्के में मत लीजिएगा। मैं स्वर्ग से ये जांचने के लिए देखता रहूंगा कि आपको 5000 रुपये मिलें। अलविदा, रामेश्वर रॉय। पत्र पढ़ने के बाद ब्योमकेश की त्योरियां चढ़ गईं और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। मुझे भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। शायद रामेश्वर बाबू जैसा व्यक्ति ही अपनी मौत के विषय में ऐसे मजाक कर सकता था। अपने इस पत्र के आखिर में उन्होंने जो कुछ लिखा था उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मेरी अंतिम इच्छा, आपको 5000 रुपये मिलें। इस समय वो अपनी किस अंतिम इच्छा की बात कर रहे थे? हम तो उनकी ऐसी किसी इच्छा के बारे में नहीं जानते थे और पत्र में भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे हमें इस बारे में कुछ पता चलता। और फिर देखूंगा कि आपको वो 5000 रुपये मिलें। ये कौन से 5000 रुपये की बात कर रहे थे वो? क्या ये उनका कोई नया मजाक था या फिर वो वाकई सठियाने की तरफ बढ़ गए थे? व्योमकेश ने अचानक कहा, चलो अजीत,
कल हम लोग रामेश्वर बाबू से मिलकर आते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता कि उसकी सांसें कब तक चलने वाली हैं। हाँ, अच्छी बात है, हम ऐसा ही करेंगे। वैसे ब्योमकेश, क्या तुमको रामेश्वर बाबू के पत्र से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वो सठियाने की तरफ बढ़ रहे हैं? व्योमकेश ने कुछ मिनटों तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोला, क्या महाभारत वाले भीष्म पितामह कभी सठियाए थे? व्योमकेश ने काफी दिनों से रामायण और महाभारत को दोबारा से पढ़ना शुरू कर रखा था। जब भी उसके पास खाली समय होता वो इन ग्रंथों को लेकर बैठ जाता, और इसीलिए आजकल उसकी बातचीत में उन ग्रंथों का कहीं ना कहीं उल्लेख होता रहता था। क्या रामेश्वर बाबू भीष्म पितामह हैं? मैंने पूछा। उसने तपाक से उत्तर दिया, उनके अंदर पितामह के कुछ गुण तो अवश्य हैं, लेकिन रामायण के दशरथ के साथ उनकी ज्यादा समानता है। तो दशरथ भी तो बुढ़ापे का शिकार हुए थे? मैंने उसे याद दिलाया। हाँ, शायद हुए थे, लेकिन वो उनकी आयु की बजाय उनके स्वभाव के कारण ज्यादा था। अगर रामेश्वर बाबू 100 साल भी जीवित रहते तब भी उनके ऊपर बुढ़ापा कभी सवार नहीं होता। रामेश्वर बाबू के निजी जीवन के बारे में हम बहुत कम जानते थे। वे कलकत्ते के उत्तरी भाग में अपने किसी मकान में रहते थे। उनकी दूसरी पत्नी कुमुदिनी की आयु करीब 50 साल थी। उससे उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। इसीलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र कुशेश्वर को अपना वारिस बनाया हो। कुशेश्वर की आयु भी करीब 50 वर्ष होगी। वो अचानक गंजा और बूढ़ा होने लगा था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बच्चों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। वो काफ़ी दुर्बल और कमज़ोर सा दिखाई देता था। मैंने एक बार सुना था कि उसकी बहन नलिनी किसी से प्यार करती थी और उसने उसके साथ शादी कर ली थी। इसके बाद रामेश्वर बाबू ने उसके साथ अपने सारे संबंध खत्म कर दिए थे। संक्षेप में, उनका परिवार काफ़ी छोटा था, इसीलिए दुश्मनी या झगड़े के आसार बहुत कम थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारे मन में ये भावना पैदा हो रही थी कि उनका पारिवारिक जीवन खुशहाल नहीं था। अगले दिन सुबह 9 बजे हम उनके घर पहुंच गए। ये एक ऊंची और पतली इमारत थी। दरवाजे पर एक कार खड़ी थी। हमने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक महिला ने दरवाज़ा खोला। शायद वो किसी और के आने की अपेक्षा कर रही थी। जैसे ही उसने हमें देखा, उसके चेहरे पर मौजूद झगड़ालू भाव कुछ कम हो गए। उसने अपनी साड़ी के आंचल से अपना सिर ढक लिया। फिर थोड़ा पीछे हटते हुए उसने कहा, आप किससे मिलने आए हैं? हालांकि हमने उस घर की दोनों औरतों से कभी बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी हम समझ सकते थे कि हमारे सामने खड़ी औरत कुशेश्वर की पत्नी ही हो सकती थी। वो थोड़ी नाटी और मोटी थी और उसकी उम्र करीब 40 साल रही होगी। मैं ब्योमकेश बख्शी हूँ, हम रामेश्वर बाबू से मिलने आए हैं, ब्योम ने कहा। औरत के चेहरे की मुद्रा कठोर हो गई। उसने हमें दरवाजे से ही लौटा देने के लिए अभी अपना मुंह खोला ही था कि सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने एक बार ऊपर देखा और फौरन दरवाजे से हटकर घर के पीछे किसी कमरे में चली गई। वो अवश्य ही रसोई घर होगा, क्योंकि उसके अंदर से चम्मचों और कलछुलों के खनकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। 2 लोग सीढ़ियों से नीचे आए। उनमें से एक कुशेश्वर था और दूसरा कोई अंग्रेजी स्टाइल के कपड़े पहने डॉक्टर था। जैसे ही वो दोनों दरवाजे के करीब आए, डॉक्टर ने दूसरे आदमी से कहा, फिलहाल चिंता करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बुला लेना। डॉक्टर कार में बैठकर वहाँ से चला गया। तब तक कुशेश्वर ने हमें दरवाजे पर खड़े नहीं देखा था। अब उसने सूनी आंखों से हमारी तरफ देखा। उसके सिर का गंजापन बढ़ गया था और उसके बचे खुचे बाल पहले की अपेक्षा ज्यादा पक गए थे। ब्योमकेश ने उससे कहा, शायद आप हमें भूल गए हैं। मैं ब्योमकेश बख्शी हूँ, हम आपके पिताजी से मिलने आए हैं। कुशेश्वर कुछ हैरान दिखाई दिया। हाँ, ब्योमकेश बख्शी, पहचान गया मैं आपको। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है उन्हें? ब्योमकेश ने पूछा। कल रात उनको दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अभी तबीयत थोड़ी टिकी हुई है। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? अच्छी बात है, वे ऊपर के कमरे में हैं। तभी हमें रसोई की तरफ से तेज आवाज़ आती सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर हम सब चौंक गए। हम तीनों ही उस तरफ मुड़ गए। रसोई के अंदर से किसी अदृश्य व्यक्ति का हाथ चिमटे से दरवाजे को पीट रहा था। उस आवाज़ को सुनते ही अचानक कुशेश्वर के हाव भाव बदल गए। उसने खांसते हुए कहा, मेरे ख्याल से आप लोग आज बाबा से नहीं मिल पाएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर अभी अभी बोल कर गया है। रसोई से आने वाली आवाज़ अब बंद हो गई थी। ब्योमकेश ने हल्की सी हिचकी लेते हुए कहा, हाँ, मैं सब समझ गया। डॉक्टर का क्या नाम है?
डॉक्टर असीम सेन, क्या आप उनको जानते हैं? वो शहर के सबसे अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। ब्योमकेश ने कहा, मैं उन्हें पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन मैंने उनका नाम जरूर सुना है। उनका क्लिनिक विवेकानंद मार्ग पर है ना? जी हाँ। तो फिर ये पक्का है कि हम लोग रामेश्वर बाबू से नहीं मिल सकते? जी नहीं, मेरा मतलब डॉक्टर इसकी अनुमति नहीं देगा। अच्छा, वो कब से बीमार हैं? वैसे तो वो ठीक ठाक ही थे, लेकिन अब वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, इसलिए वो अक्सर कमरे में ही बंद रहते हैं। कल सुबह उन्होंने ढेर सारे पत्र लिखे थे और उसके बाद रात को अचानक। कुशेश्वर की बात अधूरी ही रह गई क्योंकि रसोई के दरवाजे पर फिर से चमचा बजने की आवाज़ें आने लगी थीं। ब्योमकेश ने कहा, ओहो, फिर से कोई कोड संदेश। आपकी पत्नी कुछ ज़्यादा ही परेशान दिखाई देती हैं। खैर, हम लोग चलते हैं, नमस्कार। हम वहां से निकलकर सड़क पर आ गए और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा भड़ाक की आवाज़ के साथ बंद हो चुका था। ब्योमकेश कुछ देर तक स्तब्ध सा वहां खड़ा रहा, फिर बोला, डॉक्टर सेन का क्लिनिक यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, चलो उनसे मिलकर आते हैं। डॉक्टर अपने कमरे में ही थे क्योंकि वहां कुछ मरीज बैठे थे। ब्योमकेश ने एक कागज़ की पर्ची पर अपना नाम लिखा और उसे अंदर भेज दिया। आधे घंटे के बाद जब उनका आखिरी मरीज चला गया तो डॉक्टर सेन ने हमें अंदर बुलाया। वो कमरे में एक बड़ी मेज़ के सामने बैठे थे। मेज़ पर ढेर से सर्जिकल उपकरण सजे हुए थे। डॉक्टर ने ब्योमकेश से पूछा, तो आप ब्योमकेश बाबू हैं? मेरे ख्याल से मैंने आज सुबह आपको रामेश्वर जी के यहाँ देखा था। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर सेन, लेकिन हम लोग आपके पास अपने दिलों की जांच करवाने नहीं आए हैं, किसी और काम से आए हैं। ठीक है, प्लीज़ बैठिए और मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, डॉक्टर ने कहा। ब्योमकेश ने अपनी बात शुरू की। देखिए, मैं रामेश्वर बाबू को पिछले कई सालों से जानता हूँ। कल ही मुझे उनकी ओर से डाक से भेजा गया एक ग्रीटिंग कार्ड मिला है। मुझे भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा है कि अब वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाले नहीं हैं। यही कारण था कि मैं आज सुबह उन्हें देखने चला आया। उनके घर से मुझे पता चला कि उन्हें कल रात दिल का दौरा पड़ा है। हम उनसे मिल पाने में सफल नहीं हुए, इसीलिए मैं आपके पास उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। क्या आप उनके फैमिली डॉक्टर हैं? डॉक्टर सेन ने जवाब दिया, आप मुझे उनका फैमिली फ्रेंड कह सकते हैं। मैं पिछले 30 सालों से उनका डॉक्टर हूँ। उनका दिल ज़्यादा मजबूत नहीं है और वैसे भी उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। जब तब उन्हें कोई ना कोई बीमारी होती ही रहती है। कल रात चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गईं। वैसे अब उनकी हालत स्थिर है। तो आपके कहने का मतलब है कि उन्हें एकदम से कोई खास खतरा नहीं है? ये तो मैं नहीं कह सकता। ऐसे रोगियों के बारे में आप ज़्यादा निश्चिंत नहीं हो सकते। वो अगले 2 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं या फिर उन्हें दूसरा दिल का दौरा आज भी पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि रामेश्वर बाबू की घर में अच्छी देखभाल हो रही है? डॉक्टर ने एक पल के लिए ब्योमकेश को घूर कर देखा। फिर वे बहुत संभल कर बड़ी सावधानी से एक एक शब्द को चुनते हुए बोले, मैं आपके कहने का मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके मन में ऐसा संदेह क्यों पैदा हुआ? ब्योमकेश ने जवाब दिया, मैं रामेश्वर बाबू को जानता हूँ, लेकिन उनके परिवार से मेरा कोई खास परिचय नहीं है। आज वहाँ जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि वे लोग नहीं चाहते कि कोई भी बाहरी आदमी उनसे मिले। डॉक्टर ने कहा, हाँ, ये बात तो सच है कि आप उनके परिवार वालों को अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। कम से कम मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि वो एक विचित्र परिवार है। परिवार के जो लोग हैं वो भी ज़्यादा समझदार या नॉर्मल से नहीं हैं। रामेश्वर बाबू की पत्नी कुमुदिनी 60 साल की है और मोटापे की शिकार है, लेकिन वो अभी भी घंटों गुड़ियों के साथ खेलती रहती है और घरेलू कामकाज को नज़रअंदाज करती है। कुशेश्वर तो पूरा गधा ही है, पूरी तरह से जोरू का गुलाम। सिर्फ उसकी पत्नी लावण्या थोड़ी समझदार दिखाई देती है और इसी कारण से उसने पूरे घर पर अपना अधिकार जमा रखा है। क्या उनके पास कोई मेहरी या नौकर नहीं है? लावण्या ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए उसने ऐसे सभी लोगों को घर से निकाल बाहर किया है। उसने एक मंद बुद्धि और बहरे रसोइये को नौकरी पर रखा हुआ है। घर का बाकी सारा काम वो खुद ही करती है। लेकिन ऐसा क्यों? इस सब के पीछे कोई तो वजह होगी। डॉक्टर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे लगता है कि इसका कारण है नलिनी। नलिनी, रामेश्वर बाबू की पुत्री? जी हाँ,
ये सब काफी समय पहले हुआ था। आपने शायद उसके बारे में सुना ना हो। नलिनी ने पूरे परिवार के विरोध के बावजूद अपनी पसंद के लड़के से विवाह किया था। तभी से ये सब लोग उससे घृणा करते हैं। लावण्या भी उनके साथ दुश्मनी रखती है। शुरू शुरू में तो रामेश्वर बाबू भी उससे नाराज थे, लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हो गया। लेकिन लावण्या के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो नलिनी से अच्छा बर्ताव नहीं करती और उसे अपने पिता से मिलने भी नहीं देती। उसने इसीलिए घर के सारे नौकरों को निकाल दिया है ताकि उसके ससुर अपनी बेटी से किसी भी तरह संपर्क ना कर पाएं। एक प्रकार से वो अपने घर में ही कैदी हैं। लेकिन जहां तक उनके स्वास्थ्य और देखभाल का सवाल है, उसके बारे में कोई समझौता नहीं किया जाता। व्योमकेश ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। क्या आपको इस बात की कोई जानकारी है कि रामेश्वर बाबू ने कोई वसीयत बनवाई है? डॉक्टर सेन ने व्योमकेश को हैरान होकर देखा और बोले, हाँ, उन्होंने बनवाई है और उसमें एक हिस्सा नलिनी का भी है। इसके बारे में मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसका पता मुझे कल रात को ही चला है। और आपको ये कैसे पता चला? दरअसल कल रात को 10 बजे रामेश्वर बाबू को दिल का दौरा पड़ा। उनके परिवार वालों ने मुझे बुलाया। 1 घंटा बीतने के बाद उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। तब मैंने सबको खाना खाने के लिए भेज दिया। रामेश्वर बाबू ने अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। फिर फुसफुसाते हुए उन्होंने कहा, डॉक्टर, मैंने अपनी वसीयत बनवाई है। यदि मैं मर जाऊं तो आप इसकी सूचना नलिनी को दे दीजिएगा। इसी बीच लावण्या कमरे में वापस आ गई और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सुनकर व्योमकेश ने कहा, ये तो पूरी तरह से संभव है कि वे लोग उनको वसीयत बनवाने से रोक रहे होंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं वो जायदाद का कोई हिस्सा नलिनी को ना दे दें। यदि वो बिना कोई वसीयत बनाए मर जाएं तो सीधे साधे तरीके से उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे और पत्नी के नाम हो जाती। उनकी बेटी को एक कौड़ी भी नहीं मिलती। इनके परिवार का वकील कौन है? मुझे तो नहीं लगता कि उनका कोई वकील है, डॉक्टर ने बताया। व्योमकेश जाने के लिए खड़ा हो गया। आपका मूल्यवान समय लेने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वैसे आजकल नलिनी की आर्थिक हालत कैसी है? उसका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है और बस किसी तरह गुजारा कर रहा है। उसका पति देवनाथ एक मामूली सी नौकरी करता है। बड़ी मुश्किल से हर महीने 300 या 400 रुपये घर लाता है और उसके बहुत सारे बच्चे हैं। इसके बाद हमने डॉक्टर को अलविदा कहा और वहाँ से चले आए। करीब 8-10 दिन के बाद मैंने एक दैनिक अखबार के आखिरी पेज पर एक कोने में रामेश्वर बाबू की मौत का शोक समाचार छपा देखा। वो कोई मशहूर आदमी तो नहीं थे, लेकिन पैसे वाले ज़रूर थे। शायद इसी कारण से उनकी मौत के समाचार को अखबारों में ये छोटी सी जगह मिली थी। मैंने व्योमकेश को वो खबर दिखाई। वो कुछ देर तक विचारमग्न होकर बैठा सोचता रहा। उसके बाद दूसरे कमरे में चला गया, जहां वो किसी से फ़ोन पर बात करने लगा। जब वो वापस आया तो मैंने पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे व्योम? डॉक्टर असीम सेन से। रामेश्वर बाबू की मौत परसों हुई थी। उन्हें दूसरी बार दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर सेन वहीं मौजूद थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने उसे प्राकृतिक मौत प्रमाणित कर दिया था। क्या तुम्हें इस बारे में कोई संदेह हो रहा है? मैंने पूछा। नहीं, संदेह तो कोई नहीं, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि ऐसे हालातों में जरा सी लापरवाही भी घातक सिद्ध हो सकती है। रामेश्वर बाबू की मौत से उन सभी को फायदा होने वाला था। अब अगर उन्होंने वाकई कोई वसीयत लिखी है और उसमें अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अपनी बेटी को दिया है, तो ऐसी हालत में क्या वे लोग उस वसीयत को सुरक्षित रहने देंगे? वो उसे तत्काल फाड़कर फेंक नहीं देंगे? इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और उसी दिन दोपहर के बाद नलिनी और उसका पति देवनाथ हमसे मिलने आए। नलिनी की उम्र करीब 40 वर्ष थी। कई बच्चों को जन्म देने के कारण वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। देवनाथ की आयु करीब 55 साल नजर आती थी। उन्होंने अपना परिचय देते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बाबा नहीं रहे, नलिनी बुदबुदाई और उसकी आंखों में आंसू तैर गए। उन्होंने मुझे अपना आखिरी निर्देश देते हुए आपसे मिलने को कहा था, इसीलिए हम आज आपके पास आए हैं। व्योमकेश ने उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें बैठाया। फिर उसने पूछा, आपको उनका ये अंतिम निर्देश कब मिला था? नए साल के दिन पर। ये रहा वो पत्र। नलिनी ने हमें वो पत्र दिखाया। ये ठीक वैसे ही लेटर हेड पर लिखा गया था जैसा कि व्योमकेश के पास आया था। पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी,
इस हर्ष के अवसर पर तुम सबको मेरा आशीर्वाद। यदि कोई मुसीबत आए तो श्री ब्योमकेश बख्शी से संपर्क करना। तुम्हारा शुभचिंतक बाबा। पत्र में शब्दों का जो चुनाव किया गया था वो ध्यान देने लायक था। अगर लावण्या और कुशेश्वर इस पत्र को खोलकर पढ़ भी लेते तो वो इसके अंदर कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं ढूंढ सकते थे। यदि कोई मुसीबत आए, इन शब्दों को पढ़कर कोई भी अनुमान लगाना कठिन था कि इन शब्दों से लेखक का मतलब अपनी मृत्यु के बारे में था। इससे उन्हें किसी दूसरे मामले का संकेत भी मिल सकता था और शायद इसी कारण पत्र को भेजे जाने की अनुमति दे दी गई थी। व्योमकेश ने पत्र लौटाते हुए पूछा, तुम उनसे आखिरी बार कब मिली थी? 6 महीने पहले। मैं दुर्गा पूजा के बाद उनसे मिलने गई थी, तभी मैं उनसे आखिरी बार मिली। मेरी पूरी मुलाकात के दौरान लावण्या वहाँ पहरेदार की तरह खड़ी रही। उसने मुझे बाबा के साथ अकेले में कोई बात नहीं करने दी। क्या तुम्हारी लावण्या के साथ कभी कोई बातचीत नहीं होती है? बातचीत? उसका बस चले तो वो तो मुझे मार ही डाले। वो तुम्हारे बारे में इस तरह से क्यों सोचती है? इस बात का तो और क्या कारण हो सकता है इसके अलावा कि हम आपस में ननद भाभी हैं। उसके कोई संतान नहीं है जबकि मेरे कई बच्चे हैं। दूसरा कारण शायद ये हो सकता है। क्या तुम अभी हाल ही में डॉक्टर सेन से मिली हो? सेन अंकल ने कल हमें बुलाया था। उन्होंने कहा था कि बाबा ने कोई वसीयत बनवाई है। क्या तुम जानती हो कि वो वसीयत कहाँ रखी है? ये बात मैं कैसे जान सकती हूँ? वो लोग उनको हमेशा कैदी बनाकर रखते थे। बाबा चल फिर नहीं पाते थे और किसी की मदद के बिना उनके लिए दूसरी मंजिल से उतरना मुश्किल था। वे लोग राक्षसों की तरह उनकी निगरानी करते थे। बाबा जितने भी पत्र लिखते थे वो लोग उन सारे पत्रों की जांच करते थे और अगर किसी पत्र का मजमून उनको पसंद नहीं आता था तो उसे फौरन फाड़कर फेंक देते थे। अगर बाबा ने कोई वसीयत बनाई भी होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी सामने आएगी। लावण्या ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। ब्योमकेश ने कहा, देखो नलिनी, रामेश्वर बाबू एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे। अगर उन्होंने कोई वसीयत बनाई होगी तो उन्होंने उसे किसी ऐसी जगह पर छिपाकर रखा होगा जहां से किसी के लिए भी उसे ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। अब हमारा सबसे पहला काम ये है कि उन लोगों के हाथ लगने से पहले हम उस वसीयत को खोज निकालें। नलिनी ने उत्सुकता से कहा, आप सही कहते हैं ब्योमकेश बाबू। अगर बाबा ने सचमुच कोई वसीयत बनाई होगी तो उन्होंने उसमें हमें ज़रूर कुछ दिया होगा, वरना इतनी मुसीबत उठाकर वसीयत लिखने की बात समझ में नहीं आती। लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। इस मोड़ पर देवनाथ ने अपना गला खंखारते हुए अपना पहला वाक्य बोला, मेरे मन में अभी अभी एक बात आई है ब्योमकेश बाबू। मैंने सुना है कि अगर कोई आदमी वसीयत लिखता है तो उसके लिए 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। मेरे ससुर भला ऐसे 2 गवाह कहाँ से लाए होंगे? ब्योमकेश ने उत्तर दिया, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस नियम का एक अपवाद भी होता है। अगर वसीयतनामा लिखने वाला पूरा दस्तावेज खुद अपने हाथों से लिखे तो उसे किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होती। ये सुनकर देवनाथ और नलिनी की आंखों में चमक आ गई। नलिनी ने अपने पति से कहा, देखा आपने, इसीलिए बाबा ने हमें इनसे मिलने के लिए कहा होगा। ये बहुत ही समझदार आदमी हैं। आप ही इस समस्या का कोई समाधान खोजिए ब्योमकेश बाबू। ब्योमकेश ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वसीयत ज़रूर घर में ही होगी और उसके लिए हमें घर की तलाशी लेने की ज़रूरत होगी, लेकिन वे लोग किसी को ऐसा करने की अनुमति नहीं देने वाले। इसीलिए हमें पुलिस की मदद लेनी होगी और हाँ, हमें डॉक्टर सेन की भी ज़रूरत होगी। ये सारा इंतज़ाम करने में मुझे 2-4 दिन लग जाएंगे। आप लोग घर जाकर आराम कीजिए। आपके लिए इस काम को मैं अंजाम दूंगा। अगर वाकई कोई वसीयत है तो मैं ज़मीन से भी खोदकर उसे निकाल लूँगा। अगले 2 दिनों तक ब्योमकेश न जाने कौन कौन से सरकारी ऑफिसों में भटकता रहा। तीसरे दिन शाम को वो घर वापस आया और राहत की गहरी सांस लेकर बोला, सारा इंतज़ाम हो गया है। तलाशी का वारंट जारी हो चुका है। कल सुबह हम पुलिस के साथ जाकर रामेश्वर बाबू के घर पर छापा मारेंगे। अगले दिन सुबह हम इंस्पेक्टर हलदर और कुछ सिपाहियों को लेकर उनके घर पहुंच गए। सबसे पहले कुशेश्वर ने हमें धमकाकर वापस लौटाने की कोशिश की। फिर लावण्या ने अपनी वक्र दृष्टि से हमें जलाकर भस्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन दोनों की सारी कोशिशें बेकार गईं। इंस्पेक्टर हलदर ने लावण्या और उसके पति
और रामेश्वर बाबू की विधवा कुमुदिनी को रसोई में ले जाकर बंद कर दिया। बाकी लोग घर की तलाशी लेने में व्यस्त हो गए। 3 मंजिले उस घर का एक भी कमरा हमारी जांच से अछूता नहीं रहा। 2 लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पर जांच करनी शुरू की और 2 लोग पहली मंजिल पर, जहां कुशेश्वर और लावण्या रहते थे, वहां जांच करने चले गए। ब्योमकेश, मैं और इंस्पेक्टर हल्दर दूसरी मंजिल पर चले गए। इसी मंजिल पर रामेश्वर बाबू रहते थे और इसीलिए वसीयत के वहां होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। इस मंजिल पर 2 कमरे थे। छोटे कमरे में उनकी पत्नी रहती थी और बड़े कमरे में रामेश्वर बाबू का ऑफिस और सोने का कमरा था। कमरे में एक तरफ उनका बेड पड़ा था, दूसरी दीवार किताबों की अलमारियों और मेज और कुर्सियों से ढकी थी। वहीं से एक छोटा सा दरवाज़ा बाथरूम में जाता था। हमने बड़े जोर शोर से वसीयत की खोज शुरू की। जब हमने अपना काम शुरू किया तो एक बात पूरी तरह से साफ हो गई कि उन कमरों की तलाशी हमारे वहां पहुंचने से पहले भी ली जा चुकी थी। कुशेश्वर और उसकी पत्नी ने अवश्य ही उस वसीयत को खोजा होगा। व्योमकेश ने घोषणा की, अब हमें ये पता करना है कि वसीयत उन लोगों के हाथ लगी है या नहीं। 2.5 घंटे की भरपूर कोशिशों के बाद हम थककर मेज पर बैठ गए। एक छोटी सी ओखली और मूसली मेज के एक कोने पर रखी हुई थी। उसका उपयोग रामेश्वर बाबू अपना पान कूटने के लिए करते थे। व्योमकेश ने उसे अपनी तरफ खींचा और लापरवाही से उसके साथ खेलने लगा। इस बीच नीचे की 2 मंजिलों से भी लोगों ने आकर बताया कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। इंस्पेक्टर हल्दर ने कहा, वसीयत यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि या तो रामेश्वर बाबू ने वसीयत बनाई ही नहीं, या फिर वो हमारे यहाँ आने से पहले ही इन लोगों के हाथ लग चुकी है। व्योमकेश ने कहा, इस बात में तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि वसीयत बनाई गई है। जिस वक्त व्योमकेश ये बोल रहा था, उस बीच इंस्पेक्टर हल्दर ने टेबल से गोंद की शीशी को उठाकर अनायास ही खोल दिया था। असल में कागज, कलम, लिफाफे, पेन कुशन और गोंद की एक बोतल, ये सारा सामान उस टेबल पर करीने से सजा कर रखा हुआ था। हम मेज और उसकी दराजों को पहले ही खंगाल चुके थे, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर ने गोंद की उस बोतल को खोला, एक तेज और तीखी कसैली गंध हमारे नथनों को भेद गई। ये कच्चे प्याज की गंध थी। व्योमकेश ने अपनी कुर्सी सीधी की और बोला, ये कच्चे प्याज की गंध कहाँ से आ रही है? आइए देखते हैं। उसने बोतल को नज़दीक से पकड़ा और उसके अंदर की सामग्री को जोर से सूंघा। बोतल को हिलाते हुए उसने उसके अंदर झांका। एक मोटा सफ़ेद तरल पदार्थ गोंद जैसा दिखाई पड़ा, लेकिन उसके अंदर से प्याज की गंध क्यों आ रही थी? उसमें भला प्याज कहाँ से आई होगी? उस बोतल को अपने हाथ में लिए व्योमकेश कुछ देर तक शांत बैठा रहा। उस तरह की धार जैसी तेज उसकी निगाहों को देखकर ये अनुमान लगाना बहुत ही सरल था कि उसके शांत चेहरे के पीछे उसके दिमाग में तेज हलचल मची हुई थी। काफी देर बाद उसने कहा, इंस्पेक्टर हल्दर, क्या आप 1 मिनट के लिए कुशेश्वर की पत्नी को यहाँ बुला सकते हैं? कुछ मिनटों बाद लावण्या ने कमरे में प्रवेश किया। उसके चेहरे और हाव भाव से अभी भी गुस्सा और अवज्ञा टपक रही थी। व्योमकेश ने उससे कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपके ससुर को कच्ची प्याज खाना पसंद था? लावण्या को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने चौंकते हुए व्योमकेश को देखा और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अपनी मौत से कुछ समय पहले प्याज के प्रति उनकी इच्छा अचानक बढ़ गई थी। वे काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उनके मुंह में एक भी दांत नहीं था, इसलिए वो खाने से पहले प्याज को ओखली में पीस लिया करते थे। अच्छा, उनकी मौत से कितना पहले उनकी ये इच्छा जगी थी? व्योमकेश ने पूछा। लावण्या ने उत्तर देने से पहले कुछ सोचा, फिर बोली, करीब 10 दिन या इसके आसपास, पिछले साल की समाप्ति से कुछ दिन पहले। व्योमकेश ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, आपको बिना वजह कष्ट देने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद, अब आप जा सकती हैं। चलो अजीत, चलो इंस्पेक्टर, यहाँ हमारा काम पूरा हो गया है। मुझे और इंस्पेक्टर हल्दर दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे और क्यों और कब हमारा काम यहाँ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग व्योमकेश के पीछे पीछे घर से बाहर निकल आए। सड़क पर आने के बाद व्योम ने कहा, इंस्पेक्टर हल्दर, आप हमारे साथ हमारे घर चलें प्लीज़, और आपके साथी सिपाही जा सकते हैं। घर पहुंचते ही व्योमकेश ने हमारे सेवक पूतीराम को आदेश दिया कि वो पिछले कुछ दिनों में आए सारे पत्रों को खोजकर तुरंत वहां लेकर आए। हमारे पास ऐसे पत्रों को रखने के लिए कोई फाइल या फोल्डर नहीं था। कुछ दिनों तक पत्र इधर उधर पड़े रहते थे और उसके बाद पूतीराम सफाई करके उन्हें कूड़ेदान में डाल देता था। जब कुछ देर तक खोजने के बाद वो पत्र नहीं मिला तो व्योमकेश ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, मेहरबानी करके खोजो उसे,
वो पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें रामेश्वर बाबू ने लिखा था कि उनके पत्र को गंभीरता से लिया जाए। उस समय मैं उनके इन शब्दों का सही मतलब नहीं समझ पाया था। इंस्पेक्टर हल्दर ने सवाल किया, लेकिन उनकी इस बात का सही मतलब क्या है? वो पत्र अचानक इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? क्या आप अभी भी नहीं समझ पाए इंस्पेक्टर? वो पत्र ही अपने आप में रामेश्वर बाबू की वसीयत है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इंस्पेक्टर ने कहा। गोंद की बोतल में हमें जो प्याज का अर्क मिला उसने सारी बातें साफ कर दी हैं। रामेश्वर बाबू ने अपनी वसीयत को अदृश्य स्याही से लिखा और उसे मेरे पास भेज दिया था। अदृश्य स्याही? क्या मतलब? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले हमें उस पत्र को खोजना जरूरी है। अजीत प्लीज, तुम भी पूतीराम के साथ मिलकर उसे हर कोने में खोजो। अगर वो पत्र गुम हो गया तो नलिनी और देवनाथ तबाह हो जाएंगे। काफी कोशिश के बाद भी पत्र ना पूतीराम को मिला और ना मुझे। व्योमकेश हताशा से निढाल हो गया। वो अपनी आराम कुर्सी पर पसर गया और उसने एक सिगरेट सुलगा ली। करीब 15 मिनट तक सिगरेट का धुआं उड़ाते रहने और छत में लगी शहतीरों को घूरते रहने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया। अजीत, क्या तुम्हें याद है उस दिन मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था? कब? कौन से दिन? मैंने पूछा। अरे उस दिन जब रामेश्वर बाबू का पत्र आया था, नए साल की शाम को। मैंने उस दिन की सारी बातों को अपने दिमाग में याद करने की कोशिश की। डाकिये ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। उस वक्त व्योमकेश चारपाई पर बैठा हुआ कोई मोटी सी पोथी पढ़ रहा था। शायद वो काली सिन्हा की महाभारत थी या फिर हेमचंद्र की रामायण। व्योमकेश उछल पड़ा। हाँ, वो महाभारत ही थी। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं उस दिन उसका दूसरा खंड पढ़ रहा था और हमने पितामह भीष्म के बारे में चर्चा भी की थी? मैं किताब निकालने के लिए अलमारी की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही मैंने उसे खोला, अपने असली लिफाफे में रखा रामेश्वर बाबू का पत्र मेरे हाथों में आ गिरा। व्योमकेश खुशी से चिल्ला पड़ा, मिल गया, पत्र मिल गया। पूतीराम, किसी छोटी सी अंगीठी में जलते हुए कोयले डालकर फटाफट अंदर ले आओ। इसके बाद व्योमकेश ने फोन करके डॉक्टर असीम सेन के साथ साथ नलिनी और देवनाथ को भी अपने घर बुला लिया। छोटी अंगीठी में जलते हुए कोयलों ने कमरे की गर्मी और बढ़ा दी थी। व्योमकेश ने पत्र को सावधानी से पकड़ते हुए कहा, रामेश्वर बाबू बहुत ही खुशमिजाज और अक्लमंद इंसान थे, लेकिन उनके शरीर ने उन्हें परास्त कर दिया था। वो अपने पुत्र और पुत्रवधू के गुलाम और उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। जब उनको ये महसूस हुआ कि अब वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अपनी बेटी को देने का फैसला किया। लेकिन उसके लिए उनको एक वसीयत लिखने की जरूरत थी, क्योंकि हमारा कानून बेटियों को उनके पिता की जायदाद में अपने आप उत्तराधिकारी नहीं बनाता। इसीलिए रामेश्वर बाबू ने एक वसीयत लिखने का फैसला किया। लेकिन समस्या ये थी कि सिर्फ वसीयत को लिख देना ही काफी नहीं होता। इस बात की क्या गारंटी थी कि उनकी मौत के बाद वसीयत गायब नहीं हो जाएगी? कुशेश्वर और लावण्या नलिनी का हिस्सा उसे हड़प लेते। वो उसे किसी भी हाल में वहां नहीं आने देना चाहते थे। वे दोनों ना तो नलिनी को अपने पिता से मिलने देते थे और ना ही पिता को कोई पत्र लिखने देते थे। जो भी पत्र रामेश्वर बाबू लिखते थे वो उनको पढ़ते थे और उसमें कोई भी आपत्तिजनक बात पाए जाने पर उन पत्रों को नष्ट कर देते थे। अब ऐसी स्थिति में रामेश्वर बाबू के पास क्या उपाय था? उन्होंने अपनी तेज बुद्धि का उपयोग किया और इस समस्या का एक समाधान खोज निकाला। हर कोई ये नहीं जानता कि अगर आप प्याज के रस से किसी कागज पर कुछ लिखते हैं तो उसका कोई निशान कागज पर दिखाई नहीं देता और लिखावट अदृश्य बनी रहती है। लेकिन उस लिखावट को देखने का एक बड़ा आसान उपाय होता है। अगर आप कागज को आंच के पास लेकर जाएं तो वो लिखावट दिखाई देने लगती है। जब मैं स्कूल में था तो जादू के करतब दिखाना मेरा शौक था। उस वक्त मैंने अपने दोस्तों के लिए इस जादुई नुस्खे का प्रदर्शन कई बार किया था। रामेश्वर बाबू भी इस बात को जानते थे। उन्होंने अपने बेटे और बहू से कहा कि वो कच्ची प्याज खाना चाहते हैं। उनके बेटे और बहू ने इसे बुढ़ापे की एक उमंग माना और उन्हें इसका विरोध करने का कोई कारण भी नजर नहीं आया। रामेश्वर बाबू ओखली और मूसली का उपयोग अपने पान के पत्तों को कूटने के लिए करते थे। हालांकि उनके दांत काफी पहले ही गिर चुके थे, फिर भी उन्होंने पान खाना नहीं छोड़ा था। जब उनको प्याज मिल गई तो उन्होंने उसे ओखली में पीस डाला। फिर गोंद की बोतल को खाली करके उसमें गोंद की जगह प्याज का रस भर दिया। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो काफी विनोद प्रिय व्यक्ति थे और मुझे पूरा यकीन है कि जिस समय वो ये सब कर रहे होंगे उन्होंने अवश्य ही ठहाका लगाया होगा। नए साल के पहले दिन
वो अपने सभी मिलने जुलने वालों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजा करते थे। इस साल जब वो तिथि निकट आने लगी तो उन्होंने पत्र लिखने शुरू किए। वो मुझे हर साल पत्र लिखते थे, इसलिए ये वर्ष भी कोई अपवाद नहीं था। फिर उन्होंने पत्र के पिछले हिस्से में उस अदृश्य स्याही से अपनी वसीयत लिख दी। ये रहा वो पत्र और ये रही इसके पीछे लिखी वो वसीयत। इतना कहकर व्योमकेश ने सावधानी से लिफाफा खोला और पत्र को बाहर निकाला। फिर कागज को सीधा किया और उसे किनारों से पकड़कर धीरे से छोटी अंगीठी के पास ले गया। जैसे ही उसने उसे आंच के सामने एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमाया, हम अपनी सांसें रोककर हैरानी से देख रहे थे कि क्या प्रकट होने वाला है। 1 मिनट बाद ही पत्र के पिछले हिस्से में भूरे रंग की लिखावट नजर आने लगी। पूरी लिखावट साफ हो जाने पर व्योमकेश ने पत्र को आंच से दूर कर दिया और उस पर एक नज़र डाली। फिर उसने वो पत्र डॉक्टर सेन को थमा दिया और कहा, यही वो वसीयत है जिसकी चर्चा रामेश्वर बाबू ने आपसे की थी। कृपया इसे पढ़कर सबको सुनाएं ताकि सब लोग जान सकें कि इसमें क्या लिखा है। डॉक्टर सेन ने एक बार उस पत्र को खामोशी से पढ़ा और उनके होठों पर श्रद्धांजलि से पूर्ण एक मुस्कुराहट तैर गई। फिर उन्होंने वसीयत को जोर से पढ़ना प्रारंभ किया। ईश्वर हम सब की रक्षा करे। मैं रामेश्वर रॉय, निवासी नंबर 17, श्यामधन मित्रा लेन, बाग बाजार, कलकत्ता, अपने स्वस्थ मन और शरीर से बैसाख 1360 के पहले दिन अपनी आखिरी और संपूर्ण वसीयत और गवाही लिख रहा हूँ। मेरी परिस्थितियों के कारण मेरे पास कोई गवाह उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैं ये सारी वसीयत खुद लिख रहा हूँ। मेरा दिल और दिमाग दोनों पूरी तरह से सही अवस्था में है। डॉक्टर सेन इसके गवाह हैं। लिखित रूप में दर्ज ये मेरी आखिरी इच्छा है। दूसरे शब्दों में मेरी वसीयत और गवाही है। कलकत्ते में मेरे स्वामित्व वाले 8 मकानों और बैंक में जमा नकदी में से हैरिसन रोड वाला मकान और 75,000 रुपये मेरी बेटी नलिनी को मिले। मेरी पत्नी कुमुदिनी जब तक जिंदा रहेगी मेरे श्यामपुकुर वाले मकान पर उसका पूरा अधिकार होगा। उसकी मौत के पश्चात वो मकान भी मेरी बेटी नलिनी के पास चला जाएगा। मेरी बाकी सारी प्रॉपर्टीज़, 6 मकान और बैंक में जमा बाकी नकदी मेरे पुत्र कुशेश्वर रॉय को मिलेगी। मैं प्रसिद्ध डॉक्टर असीम सेन और सम्मानित जासूस व्योमकेश बख्शी को अपनी वसीयत का निष्पादक नियुक्त करता हूँ। वे दोनों इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मेरे सारे निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। इस कार्य को पूरा करने के लिए इन दोनों सज्जनों में से हर एक को 5-5 हजार रुपये मेरी संपत्ति से पारिश्रमिक के रूप में दिए जाएं। तिथि बैसाख 1360 का प्रथम दिवस। हस्ताक्षर रामेश्वर रॉय। वसीयत को पढ़े जाने के बाद वहाँ एक स्तब्ध शांति छा गई। इसके बाद सबने सामूहिक रूप से खुशी प्रकट की। नलिनी ने जब दौड़कर सम्मान के साथ व्योमकेश के चरण स्पर्श किए तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। भीगी आंखों से उसने कहा, आपने हमें एक नया जीवन प्रदान किया है। व्योमकेश थोड़ा भारी मन से मुस्कुराया और बोला, संभव है कि ऐसा हो, लेकिन क्या ये वसीयत अदालत में मान्य होगी? इंस्पेक्टर हल्दर ने आगे आकर व्योमकेश से बड़ी ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया। फिर वो बोला, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। वे इस वसीयत को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो उनकी योजना को विफल करने के लिए गवाह के रूप में मैं वहां उपस्थित रहूंगा, और मैं भी ऐसा ही करूंगा, डॉक्टर सेन ने कहा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।